रेवेनक्लॉ का लाउंज रेवेनक्लॉ टावर के सबसे ऊपर है। यह एक पुराना बिना ढका लकड़ी का बोर्ड है जिस पर ईगल के आकार का कांसे का दरवाजा खटखटाने वाला है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। सही जवाब देने के बाद आप अंदर जा सकते हैं। कॉमन रूम एक बड़ा गोल कमरा है जिसकी दीवार पर सुंदर मेहराबदार खिड़कियां हैं और उन पर नीले और कांसे के रेशमी कपड़े टंगे हैं। रेवेनक्लॉ के स्टूडेंट खिड़कियों से बाहर का सुंदर नजारा देख सकते हैं। छत एक गुंबद है जिस पर तारे बने हैं, साथ ही नीचे गहरे नीले रंग के कालीन पर भी तारे बने हैं। कमरे में टेबल, कुर्सियां, बुकशेल्फ हैं और दरवाजे के सामने वाली जगह में रोवेना रेवेनक्लॉ का सफेद मार्बल का बुत है। मूर्ति के बगल वाला एक दरवाजा ऊपर डॉर्मेट्री की ओर जाता है। मो वेन अभी भी इन इंतजामों से बहुत खुश है, लेकिन उसे दूसरे वाले को लेकर थोड़ा अफसोस है, लेकिन कार्लोस अपनी औरत को बचाने के तरीके के तौर पर इससे सहमत है। जहां तक पहले वाले की बात है, यह कार्लोस के लिए एक बहुत बड़ा बोनस है। स्कूल के डॉर्मेट्री के नियम। पहली बात यह है कि प्रीफेक्ट्स को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स एक डॉर्मेट्री शेयर करते हैं। कार्लोस जहां भी पेनेलो हो वहीं सो सकता है और छोटी लड़कियों को बुलाकर अलग अलग अच्छी बातें करना बहुत आसान है। दूसरी बात यह है कि लड़कियों के कॉमन रूम में जादू कर दिया गया है और लड़के अंदर नहीं जा सकते। कार्लोस अब अपने खुद के सीरियस प्लान बना रहा है। एक तो यह कि तीसरी क्लास के आसपास प्रीफेक्ट बन जाए और उसका अपना कमरा हो। नहीं तो जब पेनेलो ग्रेजुएट हो जाएगी तो उसके पास अलग डॉर्मेट्री नहीं होगी। आखिरकार मैं बहुत पहले ही मैच्योर हो गया हूं। ये दो लोग और चार पेनेलो लड़कियां हर दिन वही कर रही हैं जो उन्हें पसंद है। दूसरी बात, लड़कियों की डॉर्मेट्री में प्रोटेक्टिव मैजिक को क्रैक करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसके बनाए जा सकने वाले स्पेल का सेकेंडरी स्पेल इनवैलिडेशन बैरियर और ओपिनेंस अवॉइडेंस डिटेक्शन कुछ काम का हो सकता है, लेकिन कार्लोस के स्पेल अभी तक प्रोफिशिएंट नहीं हैं और वे सिस्टम एबिलिटी कॉलम में बिल्कुल भी नहीं आए हैं, जिसका मतलब है कि वे अभी पूरी तरह से इन्वेंट नहीं हुए हैं। दूसरी बात, उसने इसे आसानी से आजमाने की हिम्मत नहीं की। अगर उसका पवित्र नाम पता चल गया तो सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। कार्लोस ध्यान से क्यू झांग को पेनेलो की डॉर्मेट्री की ओर खींच रहा था। अपने पिछले जन्म में या इस जन्म में उसने कभी किसी औरत को दूसरी लड़कियों की डॉर्मेट्री में खींचकर साथ में सेक्स नहीं किया था। क्यू झांग ने कार्लोस का बहुत करीब से पीछा किया और कार्लोस के बहुत सुंदर चेहरे को देखा। उसे लंबे काले बाल और काली पुतलियां थीं। क्यू झांग का सिर, जो इतना टेंशन में था कि सिगरेट पीने वाला था, थोड़ा ऊपर उठा। क्यू झांग यह नहीं बता पा रही थी कि अब वह कार्लोस के बारे में कैसा महसूस कर रही है। उसने अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखा और ध्यान से खुशी की धड़कन महसूस की। क्यू झांग जानती थी कि उसे कार्लोस का स्वभाव, उसका सुंदर रूप और उसके दिव्य बेटे की शान पसंद है। जो चीज उसे सच में पसंद है वह है उसका दबंग रवैया जो दुनिया पर हावी है। जो लोग उसे नाराज करते हैं वे उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते। उनके हाथ के बिना जिन्होंने उन्हें नाराज किया, उन्हें उनके पवित्र नाम से सबक सिखाया गया। जादुई हथियार की दुकान का क्लर्क ऐसा था, सुंदर और नेक चुड़ैल नोवेल, जिसे खुद को उनकी नौकरानी के तौर पर बेचने के लिए मजबूर किया गया था, ऐसा था। और बदकिस्मत सेड्रिक डिग्री जिससे मैं आज मिला, वह ऐसा था। सबसे जरूरी बात यह है कि सैकड़ों साल पहले के चार प्रिंसिपल जो आज रात आए थे, उन्होंने उनकी तारीफ की। आप भगवान के बेटे हैं, धरती पर चलने वाले एक संत हैं। आप शैतान के बेटे हैं और आप सबसे ताकतवर हैं।
हम में से जो मामूली जिंदगी के साथ पैदा हुए हैं वे नाराज नहीं कर सकते और हम नाराज करने की हिम्मत भी नहीं करते। वे नारे अभी भी क्यू झांग के दिल में गूंज रहे हैं। आप आखिरकार पवित्र बन जाएंगे और हमारी धरती पर गंदी चीजें आखिरकार आपकी वजह से पवित्र हो जाएंगी, आपकी वजह से भगवान बन जाएंगी और आपकी वजह से अनगिनत किंवदंतियां हासिल करेंगी। हॉगवर्ट्स के सभी टीचरों और स्टूडेंट्स की तरफ से हम आपको श्रद्धांजलि देते हैं और आपको अपनी भक्ति देते हैं। आप आखिरकार वही दिव्य इंसान बने। हॉगवर्ट्स की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र बेटे, आपकी शान सितारों जितनी लंबी हो। कार्लोस जानता था कि उसके आसपास की ज्यादातर औरतें उसके ऑरा से अट्रैक्ट होती थीं, लेकिन उसे इससे क्या फर्क पड़ता है। उसकी पहचान और ऑरा तो पहले से ही उसका हिस्सा हैं। कार्लोस सिर्फ अपने दिव्य बेटे से मिलने वाली शान और रुतबा और खूबसूरत औरतों का मजा चाहता था। कार्लोस और मजबूत होगा और उसका अभी का मकसद हैरी पॉटर बनना है, जो दुनिया का अकेला भगवान है। वह अपनी औरत को रुतबा, शान और दौलत देगा, उसे एक दिव्य आभा देगा और उसके साथ अमरता हासिल करेगा। जैसे उसने पेनेलो और दूसरों से वादा किया था, वैसे ही यह भविष्य में उसकी सभी औरतों के लिए एक वादा था। कार्लोस ने क्यू झांग से हल्के फुल्के अंदाज में कसम खाई, क्या तुम इस शरीर को मेरे हाथ से बांधने को तैयार हो? अब से जब मैं राजा बनूंगा तो तुम राजकुमारी बनोगी, और जब मैं पवित्र बनूंगा तो तुम मेरी दिव्य सेवक बनोगी जो हरम में सेवा करेगी। क्यू झांगजी ने सिर हिलाया और जोर से कहा, मैं इस बार कार्लोस को सौंपने को तैयार हूं। अब से मैं उससे प्यार करूंगी जिससे वह प्यार करता है, उससे दुख पहुंचाऊंगी जिससे वह दुख पहुंचाता है, उससे दुख पहुंचाऊंगी जिससे वह दुख पहुंचाता है, उससे प्यार करूंगी जिससे वह नफरत करता है, उसे अनदेखा करूंगी और कभी हार नहीं मानूंगी। जिंदगी और मौत साथ साथ चलती रहेंगी। कार्लोस ने संतुष्टि से सिर हिलाया। यह उनके लूसिफर परिवार द्वारा दिया गया पुराना प्यार का वादा था। क्यू झांग के लिए उसे बस उसकी सुंदरता पसंद थी, कहानी में उसके अलग अलग काम पसंद थे, और वह मुस्कान भी याद थी जिसने उसके दिल को छू लिया था। इसके अलावा क्यू झांग हैरी पॉटर टीवी और फिल्मों में दिखने वाली लड़की से बिल्कुल अलग है। वह पूरी तरह से एक खूबसूरत ओरिएंटल ब्लैक लड़की है जिसकी सीधी लंबी सुंदरता है। अगर उसका लुक हैरी पॉटर टीवी पर दिखने वालों जैसा आम होता तो कार्लोस उसकी ओर आकर्षित नहीं होता। सब, यहाँ तक कि पेनेलो एना और उनके लुक्स भी लगभग उनकी पिछली जिंदगी की टू डायमेंशनल खूबसूरत लड़कियों जैसे ही हैं। हमेशा की तरह स्नेप ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, तुम यहाँ पोशन बनाने का सटीक साइंस और कड़ी कारीगरी सीखने आए हो, क्योंकि यहाँ कोई बेवकूफ़ी भरी छड़ी नहीं लहरा रही है। शब्द लगभग ओरिजिनल जैसे ही थे और कार्लोस मन ही मन सोच रहा था कि क्या स्नेप हर साल स्टूडेंट्स को डराने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। हालांकि मुझे मानना होगा कि यह तरीका काफी असरदार है। कम से कम कुछ स्टूडेंट्स स्नेप की नजर में कांपने लगे हैं। कार्लोस का फिगर देखकर स्नेप को याद आया कि यह पहली बार है जब वह विजार्डिंग दुनिया में आया है। मैं कार्लोस को पोशन के बारे में ध्यान से सिखाना चाहता हूं ताकि कार्लोस के साथ मेरा अच्छा रिश्ता बन सके। यह सोचकर स्नेप के होंठ ऊपर उठे और उसने मुस्कुराते हुए लूसिफर से कहा, गुलिस, तुम्हें ध्यान से सुनना होगा और दवा को ध्यान से बनाना सीखना होगा। यह एक विजार्ड की एक रियर असिस्टेंट पोजीशन है। कार्लोस ने सीरियसली सिर हिलाया, स्नेप की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, टीचर। स्नेप, अगर मैं मगवॉट इन्फ्यूजन में नार्सिसस रूट पाउडर मिलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? कार्लोस, तुम्हें जीवन और मृत्यु का पानी मिलेगा, स्नेप ने जवाब दिया शांति से।
तो टीचर, आपको बेजोर कहाँ मिलेगा? कार्लोस ने मुस्कुराते हुए पूछा। गाय के पेट में। स्नेप भी हंसा। तो टीचर, एकोनेटम स्कैपुलरिस और एकोनेटम वुल्फ्सबेन में क्या फर्क है? सिर्फ नाम से फर्क पड़ता है। कार्लोस ने ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकता था जिसने असल में पोषण को रिफाइन करने वाले से बात की हो। और स्नेप की आंखें और ज्यादा कट्टर होती गईं, और वह कार्लोस पर पूरी तरह से यकीन कर गया। यह एक महान फार्मास्यूटिकल जीनियस है, और दूसरे सिर्फ उसकी तारीफ कर सकते हैं। यह एक ऐसा जीनियस है जिसने अनगिनत लोगों को निराश किया है। पवित्र नाम की सुरक्षा में कार्लोस भविष्य में कभी न खत्म होने वाली शान से भर जाएगा। ऐसा मॉन्स्टर लेवल का पोषण टैलेंट शायद उसकी सबसे बेसिक काबिलियत हो। कार्लोस ने स्नेप की बढ़ती तेज नजरों को देखते हुए अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखी। वह जानता था कि स्नेप का क्या मतलब है, लेकिन उसके पास जादू की प्रैक्टिस करने या सीखने के लिए काफी समय नहीं था। लड़कियां, जहां तक उससे हर दिन दवा बनाना सीखने की बात है, तो यह बिल्कुल नामुमकिन था। अगर ऐसा है तो अगर वह इतनी सारी औरतों को इकट्ठा कर लेता तो क्या करता? अपनी औरत के प्रैक्टिस में मदद करने के साथ कार्लोस को बस आराम से लेटकर इसका मजा लेना है। सब देख रहे थे कि कार्लोस एक के बाद एक तीखे सवाल पूछ रहा था। स्नेप हिला तक नहीं, और उसने और भी गुस्से में जवाब दिया। यह डकैती सच में कंफ्यूजिंग थी। अगर स्नेप ने कार्लोस के लिए चीजें मुश्किल की थीं, तो वे दिमागी तौर पर तैयार होते। लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है, और स्नेप, जिसके लिए चीजें मुश्किल हो रही थीं, और भी खुश है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्नेप को पसंद था कि लोग उससे मुश्किल सवाल पूछें, या कार्लोस की रेप्यूटेशन इतनी खराब थी कि स्नेप को लगा कि वह एक टीचर के तौर पर सवाल पूछ रहा है? हालांकि स्नेप के लिए चीजें मुश्किल बनाने की कार्लोस की कोशिशें पूरी तरह से बेकार नहीं थीं। ज्यादातर स्टूडेंट्स कार्लोस की तारीफ करने लगे थे, और कुछ स्टूडेंट्स स्नेप की तारीफ करने लगे थे। क्यू झांग और दूसरों की नजरों में स्नेप अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। गरिमा, भीड़ की तरफ मुड़कर उसने गुस्से से कहा, अगर तुम में काबिलियत है तो तुम आकर सवाल पूछ सकते हो। अगर तुम फेल हो गए तो तुम मैजिक पोशन के लिए मेरे टेस्ट सब्जेक्ट हो सकते हो। बूम! स्नेप की बातों से सब डर गए और सब एक कदम पीछे हट गए। कुछ स्टूडेंट्स जिनके पास आइडिया थे, वे एक एक करके शुतुरमुर्गों की तरह हरकतें करने लगे। ऐसा लगता है कि वह अपने किए असर से बहुत नाखुश है, या उसे पता है कि ये स्टूडेंट्स भविष्य में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। स्नेप ने आखिरी बार हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा, रेवेनक्लॉ 20 पॉइंट्स जोड़ता है। तुम सब जो भविष्य में एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहते हो, तुम आ सकते हो। फेल होने पर कोई पॉइंट्स नहीं कटेंगे, लेकिन पोषण के बारे में पूछा गया सवाल गलत है या नहीं? के बस मेरा पोषण की एक बोतल पी लो, नहीं तो 50 पॉइंट्स कट जाएंगे। तुम में यह छोटी सी चालाकी है, ठीक है, तुम यह सब क्यों नहीं लिख लेते? फिर असली ऑपरेशन शुरू हुआ। अपनी इज्जत बचाने के लिए स्नेप ने लगभग अपना लंबा चेहरा कार्लोस की क्रूसिबल में डाल दिया और कार्लोस को अलग अलग स्टूडेंट्स की डार्क हिस्ट्री के बारे में बताता रहा। कार्लोस का ध्यान भटकाने और उसके ऑपरेशन में कामयाबी से दखल देने के लिए उसने हर तरह की तरकीबें अपनाईं। कार्लोस ने स्नेप की दखलंदाजी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, भले ही स्नेप के पिछले स्टूडेंट्स की अलग अलग डार्क हिस्ट्री ने उस पर हमला किया हो। क्लासरूम में सब रुक गए, सिवाय कार्लोस के जो अभी भी जिद कर रहा था। कार्लोस ने अपने ही स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। सच कहूं तो कार्लोस का पोषण कॉन्फ़िगरेशन कुछ खास नहीं था।
लेकिन चाहे वह मेडिसिन रिफाइनिंग एक्सपीरियंस हो जो प्रोफिशिएंसी सिस्टम लगातार देता है, या वे अलग अलग मैजिक मेडिसिन एक्सपेरिमेंट जो ये दोनों मेडिसिन लेवल को बेहतर बनाने के लिए लगातार करते हैं, उसकी एक्यूरेसी डरावनी है। हालांकि यह सबसे शानदार कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे एक्यूरेट है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तरह। स्नेप ने कार्लोस को तारीफ से देखा, लेकिन जैसे कार्लोस के पोषण लेवल को कंफर्म करने के लिए। यह कार्लोस की मेंटालिटी को टेस्ट करने के लिए भी था जब पोषण को रिफाइन करते हुए और स्नेप ने खुद को पूरी तरह से जाने दिया। दूसरे टीचरों का भी काला इतिहास उसने बता दिया और क्लासरूम में दूसरे स्टूडेंट्स अपनी हंसी रोक नहीं पाए। कार्लोस को इस घटना के बारे में पता चलने के बाद वह और क्यू झांग ठीक थे, सिवाय इसके कि यह उसकी औरत का था। दूसरे टीचर इन स्टूडेंट्स से बात करेंगे, हालांकि उनकी यादें साफ करने का तरीका बहुत मुश्किल है। खैर, शायद स्नेप खुद लीड ले। इस बार वह मुश्किल में पड़ गया और कई स्टूडेंट्स पर सिर्फ हिंसक हमला कर सका। अगला दिन साफ और हवादार था। बड़े लॉन पर रेवेनक्लॉ के स्टूडेंट्स पहले से ही वहां थे और 20 झाड़ुएं जमीन पर करीने से रखी हुई थीं। फ्लाइंग टीचर मिसेस हूच के छोटे भूरे बाल, पीली आंखें हैं और वह काफी साफ सुथरी हैं। ठीक है, तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? वह बोली, सब लोग झाड़ू के पास खड़े हो जाओ। जल्दी 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 करो। कार्लोस ने अपनी झाड़ू की तरफ देखा। वह पुरानी और घिसी हुई थी, जिसकी टहनियां हर जगह चुभ रही थीं। बाहर आओ, शायद तुम्हें उड़ने वाली झाड़ू को कस्टमाइज करना चाहिए। तुम्हारे लिए सिस्टम का इस्तेमाल करके उसे हथियार की लिस्ट में शामिल करना आसान हो जाएगा। वह दूसरों की तरह बेवकूफी से नहीं चिल्लाया, खड़े हो जाओ। इसके बजाय उसने पूरी झाड़ू को टेलीकिनेसिस से लपेट दिया जो लेवल 4 तक पहुंच गया था, और झाड़ू तुरंत उसके हाथ में थी। यह कहना होगा कि उसने अपनी पसंद के अनुसार पहले ही अपनी टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल कर लिया था। क्यू झांग किनारे खड़ी हैरान दिख रही थी। उसके चिल्लाने के बाद झाड़ू तुरंत उसके हाथ में आ गई। वह थोड़ी खुश हुई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कार्लोस बिना कुछ किए अपने आप उसमें कूद जाएगा। क्या गैप सच में इतना बड़ा है? क्यू झांग ने चारों ओर देखा और राहत की सांस ली जब उसने देखा कि ज्यादातर लोग उसके जितने अच्छे नहीं थे। एडी की नाक पर भी झाड़ू लगी थी। कितना बिगड़ा हुआ आदमी है वह, और क्या नहीं कर सकता, उसने धीमी आवाज में कहा। फिर मिसेस हूच ने उन्हें दिखाया कि बिना सिर से फिसले झाड़ू पर कैसे चढ़े। वह टीम के चारों ओर घूमी, उनके हाथों की पकड़ ठीक की और फिर उनकी सीटी बजते ही सब हवा में उड़ गए। हवा में मंडराते हुए कार्लोस ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। मुझे कहना होगा कि डिजिटल बॉडी अभी भी अच्छी है, हालांकि ऊपर से वह भी हाड़मास जैसा दिखता है। लेकिन उसकी खूबियां आम बड़ों से कहीं ज्यादा हैं और उनमें कुछ हद तक अमानवीय स्वाद भी है। उसकी शानदार फुर्ती उसके बैलेंस को बहुत बढ़िया बनाती है और उसकी कमाल की ताकत उसे खेलने के साथ साथ झाड़ू को भी कंट्रोल करने देती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह क्विडिच खेलने में कितना टैलेंटेड है, लेकिन उसे काफी अच्छा होना चाहिए। बस एक ही सवाल बाकी है कि क्विडिच टीम में कैसे शामिल हुआ जाए। ओरिजिनल बुक में हैरी को नेविल की मेमोरी बॉल मिली थी और प्रोफेसर मैकगोनागल ने उसे टीम के लिए चुना था। मुझे डर है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। पहली बात, प्रोफेसर फ्लिटविक शायद यहाँ देख नहीं रहे होंगे, और दूसरी बात, उसके पास भी चमकने का कोई मौका नहीं है। लेकिन अपने क्लासमेट्स को हवा में टेढ़मेढ़े उड़ते देखकर कार्लोस को लगा कि उसके पास भी मौका है। एडी, जो हवा में अपनी झाड़ू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसे एक पल के लिए चक्कर आया और वह झाड़ू छोड़ने से खुद को रोक नहीं सका।
हुआ यूं कि इसी समय हवा का एक तेज झोंका आया और एडी गलती से झाड़ू से फिसलकर सीधा नीचे गिर गया। यह हालत देखकर कई लड़कियां चिल्लाईं, लेकिन कार्लोस, जो एडी के पास था, अचानक दौड़ा, तेजी से डाइव लगाई और एक तेज तीर की तरह जमीन में घुस गया और फिर एडी को उठाने के लिए अपनी बाहें फैला दीं जब वह जमीन से 1 फुट से भी कम दूर था। फिर एडजस्ट करने वाली झाड़ू थोड़ी दूर तक घास पर फिसली और रुक गई। वाह! इस बार एक और लड़की चिल्लाई, लेकिन इस बार उन्होंने कार्लोस को चमकती आंखों से देखा। कार्लोस झाड़ू पर चुपचाप बैठा था, उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने एक हाथ में एडी को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से झाड़ू को कंट्रोल कर रहा था। उसका एक्सप्रेशन सीरियस और गंभीर था। वह बहुत हैंडसम था। एडी को नीचे रखते हुए एडी हैरानी से अपनी छाती और मुंह पकड़े हुए था। क्या तुम ठीक हो? कार्लोस ने शांति से पूछा। सब ठीक है कार्लोस, थैंक यू। एडी ने शुक्रिया अदा करने से पहले कुछ गहरी सांसें लीं। सच कहूं तो कार्लोस के अमीर मिजाज की वजह से लोगों के लिए उसके करीब पहुंचना हमेशा मुश्किल रहा है। रेवेनक्लॉ के एडी और मार्का बेल्बी जैसे लड़के भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन इस बार बचाए जाने के बाद एडी को जरूर लगा कि मो वेन बहुत दयालु है। शायद वह और मार्का उसे पहले अच्छी तरह से नहीं जानते थे। कार्लोस बस यही कहता था कि तुम बस ज्यादा सोच रहे हो, और जो औरतें हर दिन मेरे साथ सोती हैं, वे तो बस सजावट हैं। कार्लोस जानता था कि पेनेलो और क्यू झांग ने उसका हरम बनाया है। उसने उसके लिए स्कूल से कई खूबसूरत लड़कियों को भी इकट्ठा किया था, लेकिन सबसे जरूरी बात साफ साफ लिखी थी। वे कार्लोस के हरम के लिए बनाए गए थे और उन्हें कार्लोस के शौक को बिगड़ने नहीं देना था, जो कि लड़कों से प्यार करना है। नहीं तो पेनेलो और क्यू झांग खुद एक्शन लेंगे और कार्लोस के पास आने वाले लड़के को मार डालेंगे। क्योंकि कार्लोस को सिर्फ औरतें पसंद हैं, लेकिन वे औरतों की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खजाना हैं। कार्लोस के हरम में शामिल होने वाली हर खूबसूरत औरत को पूरे हरम क्लब के सामने एक्सपोज किया जाना चाहिए। कार्लोस के शौक को बिगाड़ने वाले कचरे को 1 सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। कार्लोस पेनेलो और क्यू झांग गांव के नियमों के बारे में सोचकर बोर हो गया था और उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ औरतें ही पसंद आई हैं। कौन गे बनना चाहेगा? यह असल में उसके कैरेक्टर पर दाग लगाना है। इस समय मिसेज हूच भी उड़कर आईं। उन्होंने एडी की बॉडी को ध्यान से चेक किया और यह कंफर्म करने के बाद कि उसमें कुछ भी सीरियस नहीं है, उन्होंने कार्लोस से कहा, बहुत बढ़िया मिस्टर कार्लोस। रेवेनक्लॉ ने 10 पॉइंट्स और जोड़ दिए। डिनर के दौरान पूरे स्कूल में यह बात फैल गई कि रेवेनक्लॉ के गुरिस ने एक क्लासमेट को बचाने के लिए जमीन से 1 फुट से भी कम ऊंचाई से 50 फीट नीचे डाइव लगाई थी। अगले दिन लंच के दौरान प्रोफेसर फ्लिटविक और एक लंबे लड़के ने कार्लोस को ढूंढ लिया। कार्लोस, यह 6ठी क्लास का वेस डेमन है, क्विडिच टीम का कैप्टन, प्रोफेसर फ्लिटविक ने इंट्रोड्यूस कराया। रेवेनक्लॉ के स्टूडेंट्स आमतौर पर पढ़ाई पर फोकस करते हैं, इसलिए 7वीं क्लास के बहुत कम स्टूडेंट्स टीम कैप्टन के तौर पर काम कर रहे हैं। मेरा नाम कार्लोस लूसिफर मोदी गुलिस है। कार्लोस मुस्कुराया और हाथ बढ़ाया। वेस के कार्लोस के प्रति पवित्र शिष्टाचार दिखाने के बाद उसने सच में कार्लोस से हाथ मिलाने की हिम्मत की, चाहे कुछ भी हो जाए। कार्लोस जानता था कि भगवान का कोई भी बेटा उसके जैसा नहीं है जो उससे हाथ मिला सके। दूसरे शब्दों में, अपनी औरत के अलावा उसे किसी और से हाथ मिलाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वह भगवान का बेटा है, इसलिए उसका स्टेटस किसी भी चीज से ज्यादा है, सिवाय डंबलडोर के, जिसे ज्यादा शर्मीले होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह हेडमास्टर है।
लेकिन जादूगरों की दुनिया की पुरानी कहानी ने उसे उकसाने की पूरी कोशिश नहीं की। कार्लोस को डंबलडोर मिलने की उम्मीद नहीं है, वह बस इस दुनिया का मजा लेना चाहता है। मतलब बस आराम करो और लड़कियों को पटाना, और ट्रेनिंग भी अपनी औरत पर छोड़ दो। उसकी स्किल्स को अपग्रेड और रिप्लेस किया जा सकता है। मास्टर और सर्वेंट लेवल 2, 13/100 उदास स्माइली। आपके साथ डबल कल्टीवेशन करने के बाद आप अपनी खुद की मेड हैं और कई खूबसूरत औरतों के मालिक हैं। इफेक्ट परमानेंट बढ़ा हुआ चार्म, बेहतर किस्मत। खूबसूरत एक औरत का आपके प्रति शुरुआती फेवर आमतौर पर बढ़ जाता है, और आप अपनी हर मेड और औरत के लिए 2 स्किल्स पा सकते हैं। आपकी मेड और औरतें भी आपसे 2 स्किल्स पा सकती हैं, और स्किल्स तुरंत मिल जाती हैं। ब्यूटी फीमेल कलेक्टर लेवल 2, 13/50 उदास स्माइली। आप कई खूबसूरत औरतों के दिलों में प्रिंस और कलेक्टर हैं। इफेक्ट परमानेंट बढ़ा हुआ चार्म, बढ़ी हुई किस्मत। खूबसूरत औरतों पर आपका शुरुआती इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और आपकी औरत के पास परफेक्ट और बिना नुकसान के फिर से जिंदा होने का एक एक्स्ट्रा 1/1 चांस होता है। हर 24 घंटे में एक बार रिफ्रेश होता है। कार्लोस अभी भी डिस्ट्रैक्टेड था, लेकिन वीस पहले से ही जानने को क्यूरियस था कि कल क्या हुआ था, और उसने ध्यान से सुना। मैंने सुना है कि तुमने कल एडी को पकड़ने के लिए 50 फीट नीचे डाइव लगाई थी। तुम्हारी स्किल्स सच में बहुत अच्छी हैं। क्या तुम टीम में शामिल होना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम पक्का सबसे अच्छे चेजर बनोगे। बेशक तुम एक सीकर भी हो सकते हो, लेकिन वह जगह पहले से ही भरी हुई है, इसलिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। कार्लोस बस खुश है। अगर वह टीम में शामिल नहीं होना चाहता, तो उसने कल एडी को उतारने के लिए चक्कर आने और हवा निकालने की टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया? असल में कार्लोस असल में एक सुंदर लड़की को उतारना चाहता था। चलो सुंदरी को बचाने के लिए कोई दूसरा हीरो ढूंढते हैं, लेकिन यह देखते हुए कि यह सुंदरी भविष्य में उसके हरम में शामिल हो जाएगी। इसका असर यह होगा कि उसे सुंदरियों को बचाने वाले हीरो पसंद हैं, इसलिए वह हार मान लेता है, इसलिए नहीं कि उसे सुंदर लड़की पर दया आती है। लेकिन चूंकि उसने इस बार सुंदरी को हीरो के तौर पर बचाने का काम पूरा कर लिया है, इसलिए वह अब और नहीं खेलना चाहेगा। हर दिन उसके लिए अनगिनत सुंदरी बचाने वाले प्लॉट इंतजार कर रहे हैं, और इस स्कूल की लड़की यह उसके लिए करेगी। इसके अलावा क्यू झांग को टेलीपैथी भी विरासत में मिली थी। अगर वह जानबूझकर उस सुंदरी को बचाने के लिए कोई हीरो ढूंढता, तो उसे शक था कि क्यू झांग और पेनेलो अलग अलग तरकीबें निकालने में आगे रहेंगे। तब तक उसकी जिंदगी में बहुत मजा आएगा, जिसमें हर तरह की बड़ी लॉटरी भी शामिल होगी। कार्लोस को इस तरह की शांतिपूर्ण जिंदगी पसंद है, इसलिए उसने एडी को चुना। अब जब फ्लिटविक और क्विडिच टीम के कैप्टन मिलने आए, तो वह कैसे मना कर सकता था? हालांकि उसने फिर भी प्रोफेसर फ्लिटविक को अजीब तरह से देखा, और फिर कहा, मैं सच में टीम में शामिल होना चाहता हूं और क्विडिच कप में योगदान देना चाहता हूं, लेकिन मैं खास सुविधाओं के जरिए टीम में शामिल होना चाहता हूं। और एक बार जब ऐसा लगता है कि सीनियर्स को टीम में शामिल होने की इजाजत नहीं है, तो क्या इससे आपको प्रोफेसर को परेशानी होगी? प्रोफेसर फ्लिटविक मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, मैं जाकर प्रोफेसर डंबलडोर को बता दूंगा और वह मान जाएंगे। चार्ली के जाने के बाद से स्लीथेरिन क्विडिच कप पर छाए हुए हैं। अगर कोई रिप्लेसमेंट होता तो वह बहुत खुश होते, और हैरी पॉटर अगले साल स्कूल में आएगा। अगर उन्हें अपने पिता का टैलेंट विरासत में मिला होता, तो वह फ्रेशमैन के तौर पर टीम में शामिल हो सकते थे। डंबलडोर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटे मोदी, तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। क्या मैं कहूँ कि वह रेवेनक्लॉ के डीन बनने के लायक हैं,
जो अपनी समझदारी के लिए मशहूर हैं। वह चीजों को अच्छी तरह देखते हैं। और उन्होंने यह मेरे सामने कहा। क्या वह बिना कोई निशान छोड़े अपनी करीबी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? यह सोचकर कार्लोस मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, इस साल का क्विडिच कप पक्का हमारा होगा। कॉन्फिडेंट कार्लोस को देखकर प्रोफेसर फ्लिटविक भी खुश हो गए। तो मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। और वीस ने कार्लोस से यह भी कहा, बुधवार को स्टेडियम में आना और मैं तुम्हें प्लेयर्स से मिलवाऊंगा। फिर दोनों साथ में चले गए। कार्लोस अकेले डाइनिंग टेबल पर वापस चला गया। क्यू झांग, जो उसके बगल में खा रहा था, ने पूछा, प्रोफेसर फ्लिटविक तुमसे क्या चाहते हैं? ठीक है, मैं क्विडिच टीम में शामिल होने जा रहा हूं, शायद एक चेजर के तौर पर। क्या? क्यू झांग ने मो वेन को चमकती आंखों से देखा। मजाक नहीं कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि क्विडिच टीम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को रिक्रूट नहीं करती? नहीं, तुम बहुत अच्छे फ्लायर हो। प्रोफेसर फ्लिटविक का इंटरेस्टेड होना सही है। उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह, मुझे सच में तुमसे जलन हो रही है। मैं सच में क्विडिच टीम में शामिल होना चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बारे में कुछ खास नहीं है। ओरिजिनल नॉवेल में कुछ साल बाद रोजर डेविस का कैप्टन। ओरिजिनल काम में फ्लेयर के डांस पार्टनर की आंखों में उसके लिए सम्मान और दुश्मनी दोनों झलकते थे। कार्लोस ने अंदाजा लगाया कि उसका नाम लूसिफर जैसा ही है, और उसकी दुश्मनी इसलिए थी क्योंकि उसे डर था कि उसके दिखने से उसके भविष्य पर असर पड़ेगा। एक सीकर भी है जो पहले से ही अपने छठे साल में है। अगर कुछ और गलत नहीं हुआ तो उसे अगले सेमेस्टर में छोड़ देना चाहिए। आखिर कुछ ही रेवेनक्लॉ प्लेयर फाइनल एग्जाम का सामना करने से पहले खेल पाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए बस इतना ही। कार्लोस, अब सबको अपनी ताकत दिखाओ। तुम पहले कुछ टर्न और एक्सेलरेशन करो, और फिर मैं राइली और दूसरों से कोऑपरेट करने और देखने के लिए कहता हूं। हमें निराश मत करना। आगे देखो। वेस डेमन ने कार्लोस की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। कार्लोस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने हाथ से चांदी की झाड़ू निकाली और आगे बढ़ा। वह एक तेज तीर की तरह आसमान में गई, तेजी से गोल पोस्ट के बीच से गुजरी और कोर्ट के ऊपर नीचे उड़ती रही। वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को बस एक चांदी जैसी सफेद रोशनी और परछाई दिख रही थी, और स्पीड भी बहुत तेज थी। बहुत बढ़िया, वेस जोर से चिल्लाया, और फिर राइली और जेनबो को आंख मारी। दोनों तुरंत समझ गए, क्वाफल उठाया और ऊपर उड़ गए। आगे बढ़ो, राइली कार्लोस पर चिल्लाया और उसके हाथ में क्वाफल फेंक दिया। मो वेन ने तुरंत डाइव लगाई और क्वाफल उठा लिया। तीन लोगों ने तुरंत हवा में पास को कोऑर्डिनेट किया। पिलिंग। वेस ने हवा में उड़ते हुए लोगों को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि कार्लोस और टीम के सदस्यों के बीच का कोऑपरेशन अभी भी थोड़ा अनजान था। हालांकि उसे बॉल की जगह, अपने साथियों की पोजीशन और अपने बैलेंस की बहुत अच्छी समझ है। वह किसी भी समय बॉल पास कर सकता है और हर तरह के पास को हैंडल कर सकता है। उसका परफॉर्मेंस राइली और कियानबो से बेहतर है। डरावनी स्पीड के साथ वेस्ट ने तुरंत एक्साइटमेंट में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके आसपास के कई प्लेयर्स भी मुस्कुरा रहे थे। यहां तक कि रोजर, जो कार्लोस का थोड़ा दुश्मन था, भी मुस्कुरा रहा था। आखिर कोई भी जीतना नहीं चाहता था। यह बहुत एक्साइटिंग है। वीस की आंखें चमक उठीं जब उसने कार्लोस को देखा, जो फिर से नीचे गिर गया। मुझे लगता है कि इस साल हमें कोई नहीं रोक सकता। क्विडिच कप हमारा है। कई और लोग कार्लोस के पास आए और कार्लोस की झाड़ू को देखा।
जाहिर है यह झाड़ू उनके हाथों में कॉमेट सीरीज से कहीं ज्यादा मजबूत है और इसकी स्पीड तो बस डरावनी है। कार्लोस, यह तुम्हारी झाड़ू किस ब्रांड की है? यह इतना तेज है? रायली ने जलन से पूछा। अभी के कोऑपरेशन के दौरान वह और कियान बो लगभग पूरे रास्ते दौड़ रहे थे। अगर कार्लोस ने साफ तौर पर अपनी स्पीड धीमी नहीं की होती तो वे शायद ही साथ दे पाते। यह कार्लोस ने अपने हाथ में झाड़ू उठाई और मुस्कुराते हुए कहा। यह एक खास तौर पर कस्टमाइज्ड ड्राइविंग डिवाइस है जो मुझे निम्बस कंपनी से मिला और फिर मैंने सिल्वर एरो कंपनी के लोगों से इसे मॉडिफाई करने के लिए कहा। सिल्वर एरो ब्रूमस्टिक लेवल एलीट क्वालिटी लेवल 1 यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी का इस्तेमाल करके इवॉल्व हो सकता है। कैटेगरी दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली ब्रूमस्टिक, एंटी ह्यूमन नोबल फैंटम निम्बस कंपनी और बंद हो चुकी सिल्वर एरो कंपनी के बीच कोऑपरेशन का नतीजा। कार्लोस के हाथ में झाड़ू को 4 साल बाद फायरबोल्ट का प्रोटोटाइप कहा जा सकता है। यह फायरबोल्ट से कहीं ज्यादा तेज है, लेकिन इस जबरदस्त स्पीड की वजह से इसमें बैलेंस और कंट्रोल। आम लोग इस झाड़ू से मुश्किल से ही घूम पाते थे, इसलिए निम्बस को इसे बार बार बनाना पड़ा, लेकिन वह कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। कार्लोस ने अपने कनेक्शन से झाड़ू हासिल की और फिर बंद हो चुकी सिल्वर एरो कंपनी के एम्प्लॉय को इसे मॉडिफाई करने के लिए ढूंढा। लेकिन अगर सिचुएशन थोड़ी उलट भी हो तो भी कोई भी इस झाड़ू को कंट्रोल नहीं कर सकता। कम से कम एरिना जितनी बड़ी जगह पर कोई भी आसानी से घूम नहीं सकता। इसके जवाब में निम्बस कंपनी ने लगभग तुरंत अनाउंस किया कि वह इस तरह की झाड़ू को छोड़ देगी। इस बेसिस पर उसने डिसेलरेशन प्रोसेसिंग की और फायर क्रॉसबो प्रोडक्ट्स की एक सीरीज डेवलप की और यह एक प्रोटोटाइप झाड़ू कार्लोस को दे दी गई। कार्लोस यह झाड़ू पाकर बहुत खुश हुआ। एक झाड़ू जो ज्यादातर लोगों के लिए अनकंट्रोल्ड थी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आम लोगों से कहीं ज्यादा ताकत और फुर्ती के साथ डिजिटाइजेशन के बाद उसी हिसाब से कंट्रोल करने की एबिलिटी के साथ वह इस झाड़ू को लगभग उंगलियों से कंट्रोल कर सकता है, कम से कम क्विडिच मास्टर्स के आम लोगों को कंट्रोल करने से कमतर तो नहीं। झाड़ू। कार्लोस का इंट्रोडक्शन सुनकर कई लोगों को अचानक जलन हुई कि उन्हें निम्बस कंपनी से कस्टम मेड झाड़ू मिल सकती हैं। कार्लोस परिवार सच में एक दिव्य खून का परिवार है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। जब तक मिंग अमीर है, सभी को उसके परिवार के देवताओं और पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। यह सोचकर कि भले ही वे भी एक जादूगर परिवार से हैं, आखिर में वे सिर्फ इंसानों का परिवार हैं। लूसिफर परिवार हजारों सालों से चला आ रहा है और इसे लगभग इतिहास का गवाह कहा जा सकता है। पवित्र खानदान का तो कहना ही क्या, हजारों सालों में जमा हुए कनेक्शन। उन्हें शक था कि अगर होलीसी कार्लोस परिवार पर नजर नहीं रख रहा होता तो पूरा यूरोप लूसिफर परिवार का इलाका बन जाता। यह सोचकर वीस और दूसरों ने जल्दी से अपना मूड ठीक किया और आगे की रणनीति पर बात करने लगे। आखिर अगर उन्हें इतनी तेज स्पीड का इस्तेमाल करना नहीं आता तो वे रेवेनक्लॉ नहीं होते, जो अपनी समझदारी के लिए मशहूर है। नवंबर में तेजी से आगे बढ़ते हैं और क्विडिच सीजन शुरू होता है। कई हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद शनिवार को कार्लोस का पहला मैच था, रेवेनक्लॉ और स्लीथेरिन के बीच एक मैच। अगर रेवेनक्लॉ टीम जीत जाती है तो कॉलेज कप में उनकी रैंकिंग पहले नंबर पर आ जाएगी, इसलिए पूरा कॉलेज इस गेम का इंतजार कर रहा है। यह खबर कि कार्लोस फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन के तौर पर चेजर था, पूरे स्कूल में भी फैल गई। आखिर उसके जैसे सेलिब्रिटी के लिए हर दिन ट्रेनिंग ग्राउंड तक दौड़ना बहुत ज्यादा था। हालांकि रेवेनक्लॉ टीम ने शुरू से ही इसे छिपाने का इरादा नहीं किया था। यह ग्रिफिंडोर जैसे बेवकूफ लोगों का झुंड नहीं है।
एक एकेडमी की टीम किसे छिपा सकती है जब तक वे एक साथ ट्रेनिंग करते हैं? बेशक कार्लोस के बारे में बाहर के लोगों के मिलेजुले रिव्यू हैं, जो एक सदी में स्कूल का सबसे कम उम्र का चेजर है। कुछ को लगता है कि वह अच्छा परफॉर्म करेगा, रेवेनक्ला को एक झटके में चैंपियनशिप जिताने में मदद करें। सभी लड़कियों और कुछ लड़कों का यही मानना है। लड़कों का दूसरा हिस्सा जो कार्लोस से जलता था, उसे लगा कि उसे स्लिथेरिन से एक अच्छा सबक मिलने वाला है। कार्लोस ने जो किया वह सच में बहुत बुरा था। ज्यादातर ड्रामा वाली सुंदरियों को छोड़कर पूरे स्कूल की सुंदरियां 4 बड़े कॉलेजों में से थीं। असल में वे सभी कार्लोस की छोटी पत्नियां बन गईं, खासकर स्लिथेरिन जो सबसे तेजी से गिरी। इससे स्कूल के सभी लड़कों को गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती और वे सिर्फ इसी नतीजे पर अड़े रह सकते हैं। नहीं तो वे कार्लोस को पाने के नतीजों से डरते हैं। आखिर अगर वे उसे नाराज करते हैं तो या तो दूसरे उन्हें पीट पीट कर मार डालेंगे या महान लूसिफर उनकी उम्र दशकों कम कर देगा। सेड्रिक डिगोबी, जिसने पिछली बार कार्लोस को नाराज किया था, अब स्कूल में सबसे अलग थलग है। स्कूल की सभी लड़कियां उससे नफरत करती थीं और लड़के या तो उसे धमकाते थे या उससे दूर रहते थे। उस दिन उसकी क्विडिच टीम के कैप्टन को भी सबने हरा दिया था। उस दिन नए कैप्टन ने भी खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और सेड्रिक डिगोरी की बदबूदार गंदगी उसके सामने ले आया। कार्लोस अब इन चीजों की चिंता नहीं करना चाहता था, नहीं तो उसे एक सेमेस्टर तक लेन देन करना पड़ता। पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियां, अब कार्लोस से नहीं डरती। आखिरकार कार्लोस का स्कूल की सुंदरियों के साथ ऐसा ही रिश्ता था और वह बिल्कुल भी सख्त नहीं हो सकता था। और कार्लोस को सच में क्विडिच टीम की कोई परवाह नहीं थी। इस समय वह किसी और मामले में बिजी था। उसके सामने एक बड़ी टेपेस्ट्री पर एक बदसूरत मॉन्स्टर एक विलेन को एक बड़ी छड़ी से पीट रहा था। सीन थोड़ा बेरहम लग रहा था, लेकिन थोड़ा मजेदार भी। कार्लोस शांति से 3 बार सामने वाली दीवार के पास आगे पीछे चला और मन ही मन सोच रहा था, मैं एक ऐसी जगह वापस जाना चाहता हूं जिसे मैं जानता हूं, मैं एक ऐसे घर वापस जाना चाहता हूं जिसे मैं जानता हूं, और मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां मैं आराम कर सकूं और रेस्ट कर सकूं। 3 बार आगे पीछे जाने के बाद कार्लोस के सामने एक बहुत जाना पहचाना दरवाजा दिखाई दिया। यह महल की पुराने ज़माने की यूरोपियन सजावट से अलग था और इसका स्टाइल कुछ हद तक मॉडर्न था। दरवाजे के पीछे एक ऐसी जगह थी जो जादू से मेल नहीं खाती थी, एक ऐसी जगह जिसने एलेन को हैरान और यकीन न करने लायक बना दिया। बहुत सारी सीटें, गुलाबी और बैंगनी बार, बीच में एकदम सफेद पियानो, सिंपल मॉडर्न डेकोरेशन स्टाइल, हल्के नीले रंग से रंगी दीवारें। यह एलेन है? नहीं, यह वह जगह है जहां कार्लोस काम करता था। उसने अपनी बचत अपने दोस्तों के साथ एक म्यूजिक रेस्टोरेंट चलाने में खर्च कर दी। आप इसे असली दुनिया में नहीं पा सकते क्योंकि यह जगह बहुत पहले आग से तबाह हो गई थी और उस आग ने पार्टनर, प्रॉपर्टी और सपनों को जला दिया था। लगता है मैं यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ, कार्लोस ने दुखी होकर कहा। अपने शरीर पर कपड़े धीरे से ठीक करने के बाद वह तैयार हो गया। कार्लोस हल्के कदम बढ़ाकर इधर-उधर घूमने लगा। पूरे रेस्टोरेंट में और कोई नहीं था, लेकिन सब कुछ वहीं रखा था जहां उसे याद था, और पियानो भी जाना पहचाना लग रहा था। सारा सामान मौजूद है और कैश रजिस्टर, मोबाइल फोन और जूस मशीन जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट भी हैं। हालांकि वे इस्तेमाल करने लायक नहीं हैं, वे बस नकली हैं। कार्लोस एम्प्लॉई लाउंज में गया। बुलेटिन बोर्ड पर इमोजी के साथ अजीब ग्राफिटी थी जिसे एक काम करने वाली लड़की ने छोड़ा था।
कार्लोस ने अपने बॉस के ऑफिस का दरवाजा खोला और म्यूजिक स्कोर का एक बड़ा ढेर, एक इनकम और खर्च की बुक, कुछ RMB और तांबे के सिक्के और सिगरेट निकाली। दीवार पर एक फोटो है जो ओपनिंग डे पर ली गई थी, जिसमें कार्लोस और उसके पार्टनर एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। कार्लोस ने फोटो में दो खासियतों के मेल और फीमेल पोर्ट्रेट देखे और अनायास ही आंसू बह निकले। वह घुटनों के बल गिर गई और चुपचाप उसका गला रुंध गया। उसे संभलने में थोड़ा समय लगा। वाइन की बोतलें और फ्रिज खाली थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कार्लोस ने अपने शरीर से बहुत सारी वाइन पी ली और अपनी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी था वह सब खो दिया। कार्लोस बस नशे में धुत होना चाहता है, यह सब भूलकर आराम करना चाहता है। फिर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करो जब तक कि तुम इस दुनिया के मालिक न बन जाओ। फिर बीते समय में वापस जाओ, सब कुछ बदल दो और जानी पहचानी दुनिया पर राज करो। कार्लोस का एम्बिशन तेजी से जल रहा है और उसका विश्वास और लक्ष्य पहले से कहीं ज्यादा साफ थे। उसे बाद में पेनेलो की डॉर्मेट्री में वापस जाना होगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा अपॉइंटमेंट नहीं थे। यह सोचने के बाद उसने अपनी ड्रिंक नीचे रखी और वहां से चला गया। दिन होस्ट को XXX सीनियर सिस्टर से पहला मुंह मिलता है और उसे यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी के 1000 पॉइंट्स इनाम में मिलते हैं। दिन होस्ट को सीनियर सिस्टर XXX का पहला खून मिला है और उसे यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी के 10,000 पॉइंट्स इनाम में मिलेंगे। दिन होस्ट को XXX स्कूल गर्ल का पहला खून मिला है और उसे यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी के 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। दिन होस्ट को XXX स्कूल गर्ल का पहला खून मिला है और उसे यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी के 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। अगले दिन 11 बजे ऐसा लगा कि स्कूल के सभी टीचर और स्टूडेंट क्विडिच पिच के चारों ओर स्टैंड पर आ गए। ज्यादातर लड़कियां कार्लोस के नाम वाले छोटे झंडे लेकर आई थीं और भीड़ में समय समय पर कार्लोस को बुलाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इस बीच लॉकर रूम में कार्लोस और बाकी टीम अपनी नीली और ब्रॉन्ज यूनिफॉर्म में इकट्ठा हो रहे थे। वेस डेमन ने सबको देखा और कहा, ठीक है सब लोग, हमारा टाइम खत्म हो गया है। जब तक हम प्रैक्टिस के दौरान टैक्टिक्स को फॉलो करते रहेंगे, जीत हमारी होगी। मुझे नहीं लगता कि सब लोग उन टैक्टिक्स को भूल गए हैं जो हमने पहले बनाई थीं, है ना? बेशक हम ग्रिफिंडोर के वो बेवकूफ नहीं हैं, रोजर ने आसानी से कहा। सब लोग इस बात से खुश थे। हालांकि रेवेनक्ला और ग्रिफिंडोर के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन दूसरी पार्टी का बिना सोचे समझे किया गया बर्ताव साफ तौर पर रेवेनक्ला की पसंद के हिसाब से नहीं था। वीस भी मुस्कुराया, फिर मोवेन की तरफ देखा। कैसे हो कार्लोस, क्या तुम नर्वस हो? कार्लोस हल्के से मुस्कुराया, थोड़ा सा। मैंने अभी सोचा नहीं है कि क्विडिच कप मिलने पर क्या कहूंगा। मुझे नहीं पता कि उसे और हैंडसम कैसे दिखाऊं। कार्लोस का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। फिर राइली ने सबसे पहले रिएक्ट किया और कार्लोस को थपथपाया, अब तुम काफी हैंडसम हो गए हो। स्कूल की सभी लड़कियां तुम पर फिदा हैं और चाहती हैं हैंडसम बनो। बस 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 तुम हमें, जो बिना गर्लफ्रेंड के रह गए हैं, जिंदा क्यों नहीं रहने देते? कियान बो भी चिल्लाया। ठीक है तुम दोनों। वेस मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो कार्लोस, तुम्हारे पास अपनी लाइनों के बारे में सोचने के लिए अभी भी बहुत समय है। अब पहला गेम जीतते हैं। कार्लोस वेस के पीछे लॉकर रूम से बाहर निकला और चीयरिंग स्टेडियम की ओर चला गया। जब वे बाहर निकले, रेवेनक्लॉ स्टैंड्स से जोरदार चीयरिंग गूंज उठी और कार्लोस का नाम चिल्लाने वाली आवाजें तेज होती गईं। कार्लोस पेनेलो, क्यू झांग और दूसरी सुंदरियों को, जिनके उसके साथ रिलेशनशिप थे, अपने हाथों में एक छोटा झंडा लिए और उसे चीयर करने के लिए कूदते हुए देखकर बहुत खुश था।
मिसेस हूच रेफरी थीं। वह कोर्ट के बीच में खड़ी थीं, हाथ में झाड़ू पकड़े, दोनों तरफ के खिलाड़ियों का इंतजार कर रही थीं। देखो, मैं चाहती हूं कि हर कोई फेयर और ईमानदारी से खेले, उसने कहा, जैसे ही टीम के सदस्य उसके आसपास इकट्ठा हुए। स्लिथेरिन टीम के कैप्टन और 5वें साल के स्टूडेंट मार्कस फ्लिंट ने नफरत से अपना सिर हिलाया। कार्लोस को लगा कि यह स्टूडेंट, जिसमें थोड़ा ट्रोल खून है, थोड़ा इम्प्रेस नहीं हुआ। स्लिथेरिन हमेशा जीतने के लिए कोई भी तरीका अपनाता था। जैसे उसे लगा कि कार्लोस उसे देख रहा है, मार्कस ने अपना मुंह खोला और कार्लोस को एक भयानक मुस्कान दिखाई। यह कहना होगा कि कार्लोस के हैंडसम लुक और दिव्य नाम ने उसे अपने स्टूडेंट्स में से ज्यादातर खूबसूरत लड़कियों का दिल जीत लिया। इसके उलट वह लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर है। इस तरह की बात जिससे हर कोई सिंगल हो जाता है, कई लोगों को उससे नाखुश कर देती है, और मार्कस उनमें से एक लगता है। प्लीज सब लोग अपनी झाड़ू पर सवार हों। कार्लोस अपने सिल्वर एरो पर चढ़ गया। मिसेस हूच ने अपनी सिल्वर सीटी जितनी जोर से बजा सकती थीं बजाई। 15 झाड़ू जमीन से उठीं और आसमान में ऊंची उठ गईं। खेल शुरू हुआ। क्वाफल ऊंचा फेंका गया और अगले ही पल एक सिल्वर बिजली चमकी। कार्लोस ने क्वाफल पकड़ा और फिर एक स्लिथरिन खिलाड़ी के पास से खूबसूरती से निकल गया। फिर विरोधी के गोल की ओर तेजी आई, कोर्ट में बिजली की तरह टेढ़ी मेढ़ी राह बनी और कार्लोस लगभग पलक झपकते ही विरोधी के गोल के सामने पहुंच गया। ज्यादातर स्लिथरिन खिलाड़ियों ने मुश्किल से ही कोई रिएक्शन दिया। कार्लोस ने एक हाथ से क्वाफल उठाया और बॉल को तोप के गोले की तरह फेंका। जैसे ही गोलकीपर ने रिएक्शन दिया, बॉल गोल के आर पार चली गई। अचानक पूरी जगह शांत हो गई। सबने पहले कभी इतनी तेजी से गोल होते नहीं देखा था और उन्होंने कुछ देर तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। बहुत बढ़िया। बॉल गोल हो गई। रेवेनक्ला 10-0 से आगे है। ली जॉर्डन, जो कमेंटेटर थे, को अचानक एहसास हुआ और वे चिल्लाए, मैंने इतना तेज गोल कभी नहीं देखा। कार्लोस की स्पीड बहुत डरावनी है। यह गोल बहुत सुंदर है। मुझे लगा था कि वह पूरी तरह से एकेडमिक विजार्ड है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह प्रैक्टिकल विजार्ड्स में इतना बड़ा नाम होगा। ली जॉर्डन की तारीफों से ऐसा लगा जैसे तेल का ड्रम जल रहा हो। ऑडियंस अचानक जोश में आ गई और रेवेनक्लॉ स्टैंड्स से अचानक एक जबरदस्त चीयरिंग शुरू हो गई। रेवेनक्लॉ के सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए और दूसरे हाउस के ज्यादातर स्टूडेंट्स ने भी ताली बजाई। बेशक स्लिथरिन की लड़कियों ने जोश में ताली बजाई, जबकि लड़कों के चेहरे पीले पड़ गए थे। सभी फीमेल स्टूडेंट्स ने ली जॉर्डन पर मुट्ठियां उठाईं। साफ तौर पर वे दूसरी पार्टी के इस कमेंट से नाखुश थीं कि कार्लोस एक एकेडमिक विजार्ड है। गेम जल्द ही फिर से शुरू हुआ, लेकिन यह साफ था कि कार्लोस की बॉल की वजह से स्लिथरिन टीम की हालत खराब थी। थोड़ी देर की कोशिश के बाद ही राइली ने बॉल को इंटरसेप्ट किया और फिर कार्लोस के हाथों में दे दी। मौके पर फिर से चिल्लाने की आवाज आई। कार्लोस ने एक गहरी सांस ली, फिर डाइव लगाई और जमीन की ओर दौड़ा। दूसरी तरफ का प्लेयर जो कार्लोस को रोकने वाला था, उसने पलक झपकते ही कार्लोस को खो दिया। कार्लोस तोप के गोले की तरह जमीन की ओर दौड़ा और फिर अचानक जमीन से कुछ ही फीट ऊपर उठ गया। दर्शकों की आंखों में एक बड़ा राइट एंगल दिखाई दिया। बस इस आसान से एक्शन से कार्लोस अपनी असली हाइट पर वापस आने के बाद उसके सामने सिर्फ एक डिफेंडर और गोलकीपर बचा था। अपने बाएं और दाएं कंधे हिलाते हुए कार्लोस ने बस एक नकली मूव बनाया और डिफेंडर को पास कर दिया। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। उसने बस एक ही मूवमेंट से खिलाड़ी को रुकने पर मजबूर किया और फिर तेजी से आगे बढ़ा।
अपनी ओर दौड़े गोलकीपर का सामना करते हुए कार्लोस ने आसानी से दिशा बदली और बॉल को गोल में फेंक दिया। दर्शकों ने फिर से चीयर किया और कार्लोस ने कोर्ट का आधा चक्कर लगाया और सभी लड़कियां उस पर चिल्ला रही थीं। मार्कस ने दांत पीसकर चिल्लाया, अटैक! उसके कमांड में स्लिथेरिन के खिलाड़ी रेवेनक्लॉ के गोल की ओर दौड़े। बदकिस्मती से एक लंबे पास के ठीक बाद कार्लोस लगभग दोगुनी स्पीड से पीछे से आ गया। रिसीविंग प्लेयर के तौर पर उसने पहले ही बॉल पकड़ ली और फिर अपोनेंट के गोल की तरफ दौड़ा। बेचारे स्लीथरिन प्लेयर्स मो वेन की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाए और कार्लोस ने आसानी से गोलकीपर को हराकर एक और गोल कर दिया। पलक झपकते ही रेवेनक्लॉ टीम ने 1 दर्जन से ज्यादा गोल कर दिए और स्कोर 130-0 हो गया। मो वेन की स्पीड से स्लीथरिन टीम लगभग अंधी हो गई थी और हर कोई अपने कैप्टन को हैरानी से देख रहा था। आखिरकार मार्कस कोई असली ट्रोल नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ दिमाग था। उसके कमांड में बैटर और सीकर्स सभी पूरी ताकत से कार्लोस की तरफ दौड़े। बैटर के कार्लोस की तरफ जोर से एक ब्लजर मारने के बाद कार्लोस की स्पीड आखिरकार रुक गई और फिर वह स्लीथरिन से घिर गया। मार्कस ने 2 और चेजर और गोलकीपर को साथ लेकर कार्लोस को घेर लिया, उसकी सारी दिशाएं रोक दीं और मार्कस को देखा जो एक खतरनाक मुस्कान के साथ उसकी ओर दौड़ रहा था। कार्लोस भी मुस्कुराया और फिर उसके हाथ में क्वाफल ने एक शानदार आर्क बनाया, 2 डिफेंडरों के बीच के गैप से गुजरा और रायली के हाथों में पहुंच गया। रायली ने आसानी से खाली गोल के सामने बॉल स्कोर कर दी और स्कोर 140-0 हो गया। कार्लोस रेवेनक्लॉ ट्रेनिंग में सिर्फ एक स्किल की प्रैक्टिस कर रहा है और वह है पासिंग। आखिरकार वह हर दिन खूबसूरत लड़कियों से मिलता है और उसके पास ट्रेनिंग के लिए ज्यादा समय नहीं है। इतने कम ट्रेनिंग टाइम में यह बहुत अच्छा होगा अगर कार्लोस एक चीज की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके और उसके लिए 20 की पोजीशन भी बहुत आसान है, यानी स्पीड का इस्तेमाल करके सामने वाले के गोल की ओर दौड़ना और अगर कई लोग बॉल को रोक रहे हों तो उसे पास करना। कहा जा सकता है कि यह ट्रिक सिर्फ कार्लोस को ही पता है, लेकिन क्योंकि वह बहुत तेज है इसलिए स्लीथरिन उसे बिल्कुल नहीं रोक सकता, इसलिए यह टैक्टिक लगभग नामुमकिन है। अपोनेंट को एक और गोल करते देख मार्कस ने लगभग दांत पीस लिए और अपने आदमियों को आंख मारी। बाकी का गेम अस्तव्यस्त था। स्लीथरिन बुरी तरह फाउल कर रहा था और 2 बैटर अपने बैट घुमा रहे थे, चाहे वे लोगों को मार रहे हों या बॉल को। चेजर को क्वाफल की परवाह नहीं थी और वह लगभग रेवेनक्लॉ प्लेयर्स की ओर दौड़ा, लगभग रेवेनक्लॉ प्लेयर्स को उनके ब्रूम से गिरा दिया। इससे प्रभावित होकर स्लीथरिन ने आखिरकार कुछ सिचुएशन बचा ली और स्कोर 180-20 हो गया। हालांकि उन्होंने फिर भी कार्लोस को नहीं रोका। कोई भी समझदार नजर वाला देख सकता था कि जीत अभी भी रेवेनक्लॉ की ही होगी, जब तक कि स्लीथरिन के सीकर पर अब मर्लिन का कब्जा न हो जाए और वह सीधे गोल्डन स्निच को पकड़ न ले। इस समय बॉल फिर से कार्लोस के हाथों में चली गई और पूरी ऑडियंस खुशी से चिल्लाने लगी। वह उस प्लेयर को दूर फेंकने के लिए मुड़ा जो उसे रोक रहा था और तिरछा गोल की तरफ दौड़ा। वहां सिर्फ 2 लोग थे, मार्कस और गोलकीपर। मार्कस भी गुस्से से दौड़ा। एंगल की वजह से इस बार उसका सामना मो वेन से सीधे हुआ। मो वेन थोड़ा हिला और थोड़ा पीछे हट गया। दोनों लोगों की स्पीड और दिशा को देखते हुए मार्कस उसे पीछे छोड़ देगा, लेकिन मार्कस ने ठान लिया था कार्लोस इस तरह के कंपटीशन में लूसिफर नहीं बनेगा। नहीं तो कार्लोस को भविष्य में क्विडिच खेलना पड़ेगा। लूसिफर जैसे बॉस के लिए मैदान पर इतनी सीरियस बातों के लिए कोई सजा नहीं होनी चाहिए। यह सोचकर मार्कस जानता था कि कार्लोस के खिलाफ वह बस यही कर सकता था।
अचानक मार्कस ने झाड़ू को छुआ और कार्लोस से टकरा गया। वे दोनों उल्कापिंडों की तरह आमने सामने टकराए और एक धमाके के साथ अचानक हवा में जोर की आवाज आई। अरे, क्या तुम हैरी पॉटर हो? जैसे ही हैरी ने मदद के लिए कंफ्यूजन में इधर उधर देखा, किसी ने उसका स्वागत किया। पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक काले बालों वाला लड़का मिला जो मुझे बहुत हैंडसम लगा। उसने काले बालों वाली एक खूबसूरत लड़की को पकड़ा हुआ था। हैरी पॉटर थोड़ा कंफ्यूज था। वह इतना फेमस था तो ऐसा नहीं हो सकता था कि वह अपने बारे में बात कर रहा हो। जैसे उसे पक्का पता न हो, वह फिर से खोजने के लिए मुड़ा। हंसी। कार्लोस बचाने वाला कुछ नहीं जानता था। क्यू झांग ने कार्लोस का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ऐसा लगता है कि बचाने वाले को जानने वाला कोई भी उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाया है, कार्लोस ने बेबस होकर कहा। हिलना मत, चलो रात में फिर से ऐसा करते हैं। क्यू झांग ने कार्लोस के हाथ थपथपाकर हटा दिए। कार्लोस मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह बस एक प्रैंक कर रहा था, लेकिन उसका असल में दूसरे लड़कों के सामने अपनी औरत को छेड़ने का कोई इरादा नहीं था। हैरी पॉटर, क्या तुम बचाने वाले हो? हे भगवान! कार्लोस के लगातार गुदगुदी करने पर क्यू झांग के पास पहले बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। कि मैं हैरी पॉटर हूं, बचाने वाला। मेरी नाक से टीम की आंखें हटाने का क्या मतलब है? हैरी पॉटर ने जोर से अपनी आंखें मली और उलझन में पूछा। हैरी पॉटर के सवाल के जवाब में कार्लोस ने हाथ हिलाया। उसके लिए यह जानना कि भविष्य में वोल्डेमॉर्ट को कौन हराएगा, जो उसने देखा था उसके बाद, यह उसके कैरेक्टर से थोड़ा हटकर था। आखिरकार उसकी ताकत अब ऑफिशियल जादूगरों की सोच से कहीं ज्यादा है और वह डंबलडोर को हराने में पूरी तरह काबिल है। तो क्या हैरी पॉटर, जो सिर्फ वोल्डेमॉर्ट के लिए हो सकता है, अब भी उसके लिए जरूरी है? लेकिन यह कुछ भी नहीं है, दूसरों की तरह, जैसे हैग्रिड, जो ऐसा नहीं सोचते। हाँ, यह कार्लोस है। साइड में खड़े हैग्रिड ने भी बोलना शुरू किया। हैरी, कार्लोस हॉगवर्ट्स के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक है। पिछले साल वह अपने एज ग्रुप में फर्स्ट आया था और क्विडिच में भी वह फर्स्ट आया था। उसने बहुत अच्छा खेला भी। तुम्हें उसके और करीब जाना होगा। मैं बस मेहनत करता हूँ। हैरी ने पहले जो किया है, उसके मुकाबले मेरी कामयाबी कुछ भी नहीं है, कार्लोस ने दिखावटी अंदाज में कहा। बेशक, आखिर हर कोई डार्क लॉर्ड को नहीं जीत सकता। मुझे लगता है कि हैरी भविष्य में एक महान जादूगर बनेगा। हैग्रिड ने हैरी का कंधा थपथपाया और गर्व से कहा। हालांकि कार्लोस एक अच्छा इंसान है, दूसरों की नजर में वह आखिर एक रेवेनक्लॉ है और वह एक दिव्य पुत्र भी है। हैग्रिड के दिल में हमेशा एक दूर की चेतना रहती है। इस तरह के अस्तित्व को आसमान में रहना चाहिए, न कि धरती पर उन बच्चों की तरह जो चारागाह के लिए लड़ते हैं। अब जब कार्लोस बड़ा हो गया था और उसने कहा, हैरी पॉटर के पास हैरी की तारीफ करने का मौका था और उसके दिल में हैरी का उसकी तरह ग्रिफिंडोर बनना तय था। हालांकि उसने जो कहा उससे हैरी थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा हो गया और क्यू झांग भी बहुत दुखी थी। हालांकि वह हैरी को बचाने वाले के तौर पर जानने को उत्सुक थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वह और कार्लोस पति पत्नी थे। इस समय वह स्वाभाविक रूप से कार्लोस की तरफ खड़ा हो गया, कार्लोस का हाथ पकड़ा और कहा, यह किसने कहा? कार्लोस लूसिफर का वंशज है और हम रेवेनक्लॉ के पवित्र मंदिर का इंतजार कर रहे हैं। भविष्य में उसका एक महान आदमी बनना तय है। जादूगर डार्क लॉर्ड और प्रोफेसर डंबलडोर से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। क्यू झांग की बातों से हैरी और भी शर्मिंदा हो गया। इस समय उसने कार्लोस के पीछे एक प्यारी लड़की को भी देखा।
जब क्यू झांग ने हैरी को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने मुंह बनाया और उसकी खूबसूरत शक्ल देखकर हैरी खुश हो गया। वह उछल पड़ा और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्यों। कार्लोस इस पर मुस्कुराया। उसे पहले तो हैरी पॉटर की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अब वह सिर्फ हेलो कहने आया था। उसने जल्दी से बात बदली और कहा, हैरी, क्या तुम यहाँ पढ़ाई के लिए चीजें खरीदने आए हो? ओह हाँ, हैरी ने जल्दी से जवाब दिया। वह इस विषय को दोबारा नहीं उठाना चाहता था। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं डायगन एले को अच्छी तरह जानता हूँ और मेरे परिवार की यहाँ प्रॉपर्टी है। हैरी मानने ही वाला था, लेकिन हैग्रिड ने उसे पकड़ लिया और कार्लोस से कहा, कार्लोस, अगली बार तक इंतजार करते हैं। मुझे हैरी को उसके माता पिता के वॉल्ट में कुछ चीजें लेने ले जाना है। उसके बाद हैरी को ले जाया गया, खींचकर ले जाया गया। क्या? कार्लोस, हम उनकी मदद करने के लिए इतने अच्छे हैं, वह ऐसा क्यों है? वह हैग्रिड सच में बहुत बढ़िया है। हैरी और दूसरों को जाते हुए देखकर क्यू झांग दुखी होकर बुदबुदाया। इस समय कार्लोस ने आह भरी और कहा, लगता है हैरी ग्रिफिंडोर एकेडमी में जाने वाला है। अब अगले साल एकेडमी कप जीतने के हमारे चांस में कुछ बदलाव हैं। क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि हैरी ग्रिफिंडोर एकेडमी जा रहा है? कार्लोस, क्यू झांग ने हैरानी से कार्लोस को देखा और पूछा। कार्लोस मुस्कुराया और समझाया, हैग्रिड ग्रिफिंडोर एकेडमी से है। हालांकि उसने ग्रेजुएट नहीं किया है, हैरी मुगल दुनिया में बड़ा हुआ है। जाहिर है वह जादूगरों की दुनिया में जिस पहले इंसान के संपर्क में आएगा उसके ज्यादा करीब होगा और उस पर आसानी से असर पड़ेगा। इसके अलावा उसके माता पिता दोनों ने ग्रिफिंडोर से ग्रेजुएट किया है, इसलिए जो ग्रिफिंडोर गया होगा उसका सरनेम बड़ा हो सकता है। क्या यह जरूरी नहीं कि सच हो? इसके अलावा अगर हैरी ग्रिफिंडोर चला भी जाता है तो भी वह हमारा दुश्मन नहीं होगा, क्यू झांग ने बेपरवाही से कहा। कार्लोस ने मजाक में कहा, उद्धारकर्ता की किस्मत में कुछ और ही लिखा है। हमारा प्रिंसिपल हैरी की मदद जरूर करेगा। हालांकि मैं इसकी वजह से ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं करता, फिर भी डंबलडोर हर तरह के बड़े पॉइंट्स और बोनस पॉइंट्स दिला सकता है। नहीं, प्रोफेसर डंबलडोर शायद ऐसा नहीं करेंगे, क्यू झांग ने शक से कहा। हालांकि वह होशियार थी, फिर भी वह बच्ची थी और इतना नहीं सोचती थी। कार्लोस, जिसने मूल उपन्यास पढ़ा था, जानता था कि हैरी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए डंबलडोर ने ग्रिफिंडर को सैकड़ों अंकों से पुरस्कृत किया था। रेवेनक्ला के लिए अकादमी कप जीतना बहुत मुश्किल था, खासकर हैरी के नामांकन के पहले 2 वर्षों में। लेकिन कार्लोस को तथाकथित अकादमी कप की परवाह नहीं थी। उसने केवल क्यू झांग के दिल में कुछ बीज छोड़ने के लिए यह कहा। इस वाक्य के माध्यम से उसने हैरी पॉटर को एक नकारात्मक उदाहरण बना दिया। वह जानना चाहता था कि अगर हैरी पॉटर की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बदबूदार है तो वह उद्धारकर्ता कैसे हो सकता है। कुछ भी करना वोल्डेमॉर्ट पर निर्भर था। कार्लोस ने कभी नहीं सोचा था कि वोल्डेमॉर्ट उसके पास तभी आएगा जब उसे अपने तथाकथित पूर्वज लूसिफर के हस्तक्षेप के बारे में पता चलेगा, या जब उसके लूसिफर वंश का प्रतिकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस साल का क्विडिच कप तो हमारा ही होना चाहिए। क्यू झांग एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर मुस्कुराया और बोला, हाँ, हमारे पवित्र भगवान क्विडिच में कभी नहीं हारेंगे, लेकिन भूलना मत, तुम इस साल मुझे टीम से मिलवाने वाले हो। बेशक, मैं इसे नहीं भूल सकता। लंदन की एक अंधेरी गली में धत तेरे की, क्विरेल ने धीमी आवाज में गाली दी और फिर आने वाले श्राप से बचने के लिए चकमा दिया। असल में आज वह अपने महान गुरु के लिए फिलॉसफर स्टोन चुराने ग्रिंगोट्स जा रहा था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस घटिया वॉल्ट में कुछ भी नहीं था।
मेरे भागने की पूरी कोशिश करने के बाद एक और आदमी दरवाजे पर आया। दूर नहीं खड़ा लंबा भूरे बालों वाला आदमी नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। वह बहुत ज्यादा ताकतवर था और लगातार कई अजीब जादू करता था। वह वापस लड़ नहीं पा रहा था और हर जगह सिर्फ भाग सकता था। टुकड़ों में बिखर गया। रोशनी की एक और लाल किरण क्विरेल से टकराई, जिससे उसके पास की दीवार सीधे टूट गई। कंकड़ क्विरेल के चेहरे पर लगा, जिससे उसे दर्द हुआ। साले हड्डी तक जा। गुस्से में क्विरेल ने दांत पीसकर अपने सामने वाले आदमी की तरफ हरी रोशनी की किरण फेंकी, लेकिन दूसरे आदमी ने आसानी से चकमा देकर श्राप छोड़ दिया। आग भड़क रही है। भूरे बालों वाले आदमी की छड़ी से आग का एक गोला निकला और क्विरेल की तरफ बढ़ा। पानी जैसा साफ झरना। क्विरेल की छड़ी से पानी का एक खंभा निकला, आग से टकराया और सफेद धुंध में बदल गया। इससे पहले कि क्विरेल सांस ले पाता, घने धुंध से एक और रॉकेट निकला। शर्मिंदगी से जमीन पर छिपकर क्विरेल ने मन ही मन श्राप दिया। उसके सामने वाला कमीना सच में बहुत चालाक था। वह चुपचाप जादू करने में बहुत माहिर था। वह लगभग हमेशा ऐसे ही अचानक जादू कर देता था। अगर वह अलर्ट नहीं होता तो वह उसके जाल में फंस जाता। क्विरेल, जो उस मुसीबत से बच निकला था, जल्दी से जमीन से उठा और धुंध में चमकती हुई उस चीज की तरफ देखा। यह एक हरा श्राप था। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी नजर का असर था। वह आदमी पहले की तरह इससे नहीं बचा, बल्कि सीधे श्राप की चपेट में आ गया। सफल हैरानी से चिल्लाने के तुरंत बाद क्विरेल का एक्सप्रेशन बदल गया। जिन चीजों से वह टकराया वे कांच की तरह बिखर गईं, और फिर उसके पीछे से एक आवाज आई, कोमा, बेहोश। क्विरेल को लगा कि उसे किसी बड़ी ताकत से धक्का दिया जा रहा है। उसकी आंखें काली हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। मो वेन ने क्विरेल को देखा, जो जमीन पर पड़ा था, भौहें चढ़ाए और अपने हाथ के एक इशारे से क्विरेल का स्कार्फ चुपचाप फैल गया, जैसे कोई अनदेखा बड़ा हाथ उसका स्कार्फ खोल रहा हो, और जल्द ही उसके सिर का चिकना पिछला हिस्सा दिखाई दिया। मो वेन के सामने। क्या तुम पर अभी तक कोई भूत नहीं चढ़ा है? मो वेन नाना ने खुद से कहा। हाँ, सही है। ओरिजिनल किताब में क्विरेल ने यह भी कहा था कि इस ऑपरेशन के फेल होने के बाद वोल्डेमॉर्ट ने उस पर ज्यादा ध्यान दिया था। कोई हैरानी नहीं कि वह इतना कमजोर है। ऐसा लगता है कि ताकत को पहले से टेस्ट करने का यह ऑपरेशन फेल हो गया है। हालांकि क्विरेल अच्छा है, लेकिन वह आम जादूगर से थोड़ा ही ज्यादा ताकतवर है। मैं बस इंतजार करता रहूंगा, यह कहकर वह मुड़ा और चला गया। उसे फिर कभी बेहोश जमीन पर गिरते नहीं देखा। क्विरेल पर एक नजर। अच्छे दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं, और छुट्टियों का आधे से ज्यादा समय पलक झपकते ही बीत जाता है। उस दिन शानदार डिनर का मजा लेने के बाद कार्लोस मुस्कुराया और क्यू झांग से पूछा, क्यू, हम कल पढ़ने जा रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? क्यू झांग ने अपने हाथ में चम्मच नीचे रख दिया और अचानक थोड़ा उदास महसूस किया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं यहाँ बहुत समय से हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे जल्दी स्कूल जाने के लिए चिट्ठी लिख दी है। क्या ऐसा है? कार्लोस ने सिर हिलाया, एक पल सोचा और कहा, तो फिर तुम कल मेरे साथ स्कूल क्यों नहीं चलते? वहां तुम्हारे परिवार को जवाब देना आसान होगा। प्लेटफॉर्म 9, प्लेटफॉर्म 10, तुम्हारा प्लेटफॉर्म कहीं बीच में होना चाहिए, लेकिन लगता है कि उन्हें अभी तक इसे बनाने का समय नहीं मिला है, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हारा सेमेस्टर अच्छा रहे, बच्चे। हैरी ने अपने चाचा के परिवार को हंसते हुए जाते देखा और उसका खुशी से झूम उठा। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस आधे घंटे में निकल जाएगी, लेकिन प्लेटफॉर्म कहाँ है?
क्या उसे अपनी जादू की छड़ी निकालकर प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच टिकट गेट पर कुछ बार टैप करना चाहिए? धमाका। खैर, जब कार्लोस, पेनेलो और क्यू झांग क्रम से प्लेटफॉर्म 9 और सवा में घुसने वाले थे तो उनके सामने एक जोरदार धमाका हुआ। साथ ही उस आदमी की दर्द से दबी हुई कराह भी सुनाई दी। कार्लोस ने हैरानी से मुड़कर देखा कि प्लेटफॉर्म 9 और 10 के जंक्शन पर वह आदमी जो अभी अभी नींद से धीरे धीरे उठा, अपना लाल और सूजा हुआ माथा ढकते हुए अपना हाथ बढ़ाया और दीवार की पक्की टाइलों को इधर-उधर टटोला। उसकी आंखें चिंता और उलझन से भरी थीं। ट्रेन स्टेशन पर वहां से गुजर रहे कई टूरिस्ट हैरानी से रुक गए, उस आदमी को देख रहे थे जो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था और धीमी आवाज में इशारा कर रहा था। थोड़ी ही दूर गार्ड के कपड़े पहने दो आदमियों ने साफ तौर पर पहली बार यहाँ का हंगामा देखा। उन्होंने अपनी कमर से डंडे उतारे, उन्हें बहुत अजीब तरीके से अपने हाथों में पकड़ा और भीड़ के ऊपर से चलने लगे। कार्लोस, अब हम क्या करें? क्यू झांग रुकी और कार्लोस को गले लगाकर बोली। जाहिर है, इतने सारे मुगलों की नजर के नीचे उनके लिए एक एक करके प्लेटफॉर्म पार करना और जैसा कि पहले प्लान किया गया था, प्लेटफॉर्म 9 पर पहुंचना नामुमकिन था। वह खुद एक मुगल परिवार की एक युवा जादूगरनी निकली। क्यू झांग की इस आदमी की मदद करने की रिक्वेस्ट और रिएक्शन के जवाब में कार्लोस ने तुरंत रिएक्ट किया। अगर क्यू झांग ने इस घटना की वजह से अपने मुगल स्टेटस के बारे में सोचा तो कार्लोस पैदा हो गया। कार्लोस और क्यू झांग ने मिलकर इस आदमी की मदद की, किसी और वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि उनके आसपास कई मुगल गर्लफ्रेंड थीं। उनके लूसिफर परिवार को देवताओं या मुगलों का वंशज कहा जा सकता है। जियाओ क्यू, तुम जहां हो मेरे वापस आने का इंतजार कर सकते हो। मैं जाकर पहले उस आदमी को मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करूंगा। बात मान लो, कार्लोस ने धीरे से कहा। हाँ, मैं बात मानूंगा। कार्लोस, जल्दी करो। यह आदमी भी बच्चे को लेकर परेशान है। क्यू झांग ने गंभीरता से सिर हिलाया और प्यार भरे लहजे में कहा। कार्लोस ने जल्दी से चो झांग की तरफ सिर हिलाया, फिर मुगल यूनिफॉर्म पहने हुए मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के दो स्टाफ मेंबर्स की तरफ मुड़ा। कार्लोस ने मुंह बनाया और तेजी से आगे बढ़ गया। कार्लोस, जो हॉगवर्ट्स स्कूल में एक जादूगर है, अच्छी तरह जानता है कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर क्या हैं। ऑब्लिवियन कर्स प्लस मुगल एक स्पेलिंग कर्स जो बहुत आसान और असरदार है। लेकिन जब तक आप फॉरगेटिंग स्पेल के मास्टर न हो, आमतौर पर हाई लेवल विजार्ड्स को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर आम विजार्ड्स उस मेमोरी के स्कोप को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते जिसे वे मिटाते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर मैं जल्दी नहीं करता तो मेरे सामने वाला आदमी मेरे अतीत की वह कीमती याद हमेशा के लिए खो सकता है। मैंने इसे उधार लिया था, थैंक यू। मुझे सॉरी, बस इसे मुझ पर छोड़ दो। कार्लोस मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के दो स्टाफ मेंबर्स के सामने भीड़ में घुस गया, अपने हाथों से एक छोटी लकड़ी की छड़ी निकाली और उसे दो गार्ड्स के सामने लहराया और उस आदमी को प्लेटफॉर्म की ईंट की दीवार से दूर धकेल दिया। आगे खींचो। यह छोटा जादूगर, क्या मैं पूछ सकता हूं? मेरा नाम कार्लोस लूसिफर है। कार्लोस के शब्द कहने के बाद सीन तुरंत शांत हो गया, जैसे म्यूट बटन क्लिक हो गया हो। दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया, अपने हाथों से डंडे हटा दिए और उन्हें वापस अपनी कमर पर लटका लिया। फिर उन दोनों और उनके आसपास के टूरिस्ट्स ने कार्लोस के लिए एक पवित्र रस्म की जो वह अक्सर देखता था, और सब कुछ खत्म होने में थोड़ा समय लगा। आसपास की भीड़ तुरंत मौत के सन्नाटे में डूब गई। अगर उन्होंने पवित्र पुत्र के सामने शोर मचाया तो उनके परिवार की बेइज्जती होगी और उनका जादूगरी का करियर लगभग खराब हो जाएगा। सर, हम इसका ध्यान रखेंगे,
लेकिन दूसरों को आपको परेशान करने दें। यह कहने के बाद दोनों मुड़े और नेशनल आर्मी की तरह देखने वालों की भीड़ को जल्दी से तितर-बितर करने लगे। लोगों की रुकी हुई भीड़ को तितर-बितर होने दिया ताकि वे कार्लोस को परेशान न करें। वे दोनों 100 मीटर दूर खड़े थे, जैसे सैनिक अपने आसपास की भीड़ को कार्लोस लूसिफर को मारने से रोक रहे हों। आखिर पिछले साल पता चली भगवान की सजा की वजह से 20 और 30 साल का एक क्लर्क तुरंत 3 गुना बूढ़ा हो गया। 10 साल का। फिर होली बाइबल चर्च के दखल से क्लर्क और उससे जुड़े सभी लोगों के साथ इंसानियत से पेश आया गया। उन्हें क्रॉस पर जलाकर मार डाला गया। माफ करना मेरे लॉर्ड, लेकिन मुझे आपको श्रद्धांजलि देनी होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी। हे भगवान! वह आदमी कार्लोस के पीछे पीछे एक तरफ गया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने दिल से माफी मांगी। मुझे यह पहले सोचना चाहिए था। इतनी भीड़ वाली जगह बिना ऐसे डिजाइन के पक्का गड़बड़ हो जाती। मुझे बस छोटी एलेना की थोड़ी चिंता है। बेनिटेज अपना सिर हिलाता रहा। उसके मुंह के कोने से थोड़ी कड़वाहट निकल रही थी। कार्लोस अब सुनने के मूड में नहीं था। जैसे ही यह आदमी बोल रहा था, सिस्टम प्रॉम्प्ट उसके कानों में गूंज रहे थे। दिन होस्ट ने हॉगवर्ट्स की हीरोइन एलेना कास्लाना को अपनी ज़बान पर पाया। दिन होस्ट ने हॉगवर्ट्स की हीरोइन एलेना कास्लाना को अपनी ज़बान पर पाया। दिन होस्ट ने हॉगवर्ट्स की हीरोइन एलेना कास्लाना को अपनी ज़बान पर पाया। दिन प्रोफिशिएंसी सिस्टम इसे अपने आप प्रोसेस कर रहा है। पहला प्रोसेसिंग रिजल्ट इसे पूरी तरह से मिटाना है। दूसरा प्रोसेसिंग रिजल्ट आत्मा और शरीर को पूरी तरह से गुलाम बनाना है। तीसरा प्रोसेसिंग रिजल्ट आत्मा को मिटाना और शरीर को एक खास RPQ बनाना है। दिन प्रोफिशिएंसी सिस्टम इसे अपने आप प्रोसेस कर रहा है। पहला प्रोसेसिंग रिजल्ट इसे पूरी तरह से मिटाना है। दूसरा प्रोसेसिंग रिजल्ट आत्मा और शरीर को पूरी तरह से गुलाम बनाना है। तीसरा प्रोसेसिंग रिजल्ट आत्मा को मिटाना और शरीर को एक खास RPQ बनाना है। दिन प्रोफिशिएंसी सिस्टम अपने आप प्रोसेस हो रहा है। पहला प्रोसेसिंग रिजल्ट इसे पूरी तरह से मिटाना है। दूसरा प्रोसेसिंग रिजल्ट आत्मा और शरीर को पूरी तरह से गुलाम बनाना है। तीसरा प्रोसेसिंग रिजल्ट आत्मा को मिटाना और शरीर को एक खास RPQ बनाना है। दिन होस्ट ने रिजल्ट 2 को प्रोसेस करना चुना है। कृपया अपनी पसंद कन्फर्म करें। दिन होस्ट ने रिजल्ट 2 को प्रोसेस करना चुना है। कृपया अपनी पसंद कन्फर्म करें। दिन होस्ट ने रिजल्ट 2 को प्रोसेस करना चुना है। कृपया अपनी पसंद कन्फर्म करें। दिन यह कन्फर्म हो गया है। जब होस्ट एलेना कास्लाना से मिलता है तो यह अपने आप उसकी आत्मा और शरीर को गुलाम बना लेगा। स्लेव इफेक्ट एक पूरा स्लेव है। दिन यह कन्फर्म हो गया है। जब होस्ट एलेना कास्लाना से मिलता है तो यह अपने आप उसकी आत्मा और शरीर को गुलाम बना लेगा। स्लेव इफेक्ट एक पूरा स्लेव है। दिन यह कन्फर्म हो गया है। जब होस्ट एलेना कास्लाना से मिलता है तो यह अपने आप उसकी आत्मा और शरीर को गुलाम बना लेगा। स्लेव इफेक्ट एक पूरा स्लेव है। कार्लोस ने अभी अभी सिस्टम के इशारे सुनना शुरू किया था। वह सच में इस टाइम ट्रैवलर को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। ऐसा कोई नहीं था जो सिस्टम के जरिए टाइम ट्रैवलर का शानदार रूप देखकर उस खूबसूरत औरत को गुलाम बनाना चाहता हो। कार्लोस ने कसम खाई कि उसका सच में इस सिल्वर बालों वाली हाइब्रिड वीला से हर दिन बिस्तर पर बात करने का कोई इरादा नहीं है। उसका पक्का इस हीरोइन को हर दिन अरबों वंशज देने का कोई इरादा नहीं था। उसने सच में ऐसा नहीं किया। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी बहुत समझदार बच्ची होनी चाहिए। यह उसका पहली बार हॉगवर्ट्स जाना है
और वह फ्रेशमैन भी है ना? इस समय कार्लोस की प्यारी आवाज बेनिटेज के कानों में पड़ी। हालांकि वह एलेना कास्लाना को पूरी तरह गुलाम बनाना चाहता था, फिर भी उसे उस चर्च के पादरी को काफी कुछ देना था जिसने उसे पाला था। कार्लोस उस तरह का दूसरी पीढ़ी का पूर्वज नहीं है जो इस बेनिटेज को इज्जत नहीं देगा। हालांकि एलेना कास्लाना भविष्य में उसका विरोध करने के बारे में सोचेगी भी नहीं, लेकिन इससे उस लड़की को मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। वह ऐसा गुलाम नहीं रखना चाहता जो हर चीज में आलसी हो, सिवाय उसके बताए कामों के। हालांकि खूबसूरत औरतों को खास अधिकार होते हैं, लेकिन उसे आलसी गुलाम बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। देवताओं के खून का बेटा होने के नाते कार्लोस को नहीं लगता कि उसकी अभी की ताकत इस दुनिया में सब कुछ ठीक कर सकती है। अगर वह भविष्य में ऐसा कर भी पाता है तो पता नहीं कितने साल बाद। समय में यात्रा करने से पहले उसने हॉगवर्ट्स को अपनी ज़बान पर पढ़ा था, लेकिन वह जानता था कि एलेना कास्लाना में लीडरशिप की पूरी क्षमता है, साथ ही हर तरह के अविश्वसनीय काम भी हैं। अब उसे इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या डंबलडोर और पहली पीढ़ी के डार्क लॉर्ड उसके संपर्क में आए हैं। अगर वे उस दावत के संपर्क में आए हैं जिसकी वजह से सोवियत यूनियन टूटा था, तो डंबलडोर को उसमें हिस्सा लेना चाहिए था। लेकिन कार्लोस को चर्च के स्पेशल इंफॉर्मेशन चैनल से पता चला कि हॉगवर्ट्स को अभी गिरवी नहीं रखना चाहिए था, जिसका मतलब था कि सब कुछ अभी भी जल्दी में था। एलेना बहुत बात मानने वाली बच्ची है। मैंने बस तुम्हें उसकी मदद करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए सीन बनाया था। वह 2 बड़े सैल्यूट लाया था। एलेना उन्हें बिल्कुल भी हिला नहीं सकती। प्लीज बेनेट, सी ने पूछा और कार्लोस को सैल्यूट किया। कार्लोस ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हम तुमसे वादा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हो सके तो तुम्हें उसे छोड़ने स्टेशन जाना चाहिए। आखिर वह इतनी छोटी लड़की है। और मैं तुम्हें उसे छोड़ने के लिए स्टेशन में अंदर जाने दे सकता हूं। कार्लोस रुका और बोला, थैंक यू माय लॉर्ड, लेकिन मैं अभी भी नहीं कर सकता। यह बुरा लग सकता है। और बेनिटेज ने इस बारे में ध्यान से सोचा, अपना सिर हिलाया और उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं उसे जादू या कोई और ज्ञान नहीं सिखा सकता। उसे बड़ी दुनिया का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि बेनिटेज 1 महीने में पूरी जादुई दुनिया की स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ सका, लेकिन उसके लिए यह समझना काफी था कि एलेना ने किस तरह के बड़े इवेंट की योजना बनाई थी। चाहे वह डंबलडोर का दिखाया गया चमत्कारी जादू हो या एलेना कास्लाना का वीला खून, दोनों में से कोई भी बेनिटेज के लिए उसके दशकों के असल दुनिया के वैज्ञानिक अनुभव और ज्ञान के होने को पलटने के लिए काफी है। अपनी जिंदगी में पहली बार बेनिटेज को बेबसी और निराशा महसूस हुई। वह साफ महसूस कर सकता था कि जिस मजबूत शरीर और अनाथालय पर उसे कभी लड़की को हवा और बारिश से बचाने के लिए गर्व था, वह अब बेड़िया बन गया था जिसने एलेना के बड़ी दुनिया तक पहुंचने को रोक दिया था। कार्लोस उस आदमी को देख लेता है। सबसे जरूरी वजह असल में यह है कि वह एलेना कास्लाना के जादूगरी करियर में देरी नहीं करना चाहती। आखिर वीला का खानदान तो जादूगरों की दुनिया से ही जुड़ा है, लेकिन उसके सामने बेनिटेज को डर है कि बचपन से मिले अपने जीवन के अनुभव की वजह से वह ईवा न बन जाए। लीना कास्लाना का जादूगर। कार्लोस को जो सबसे जरूरी जानकारी मिली वह यह थी कि एलेना कास्लाना का हॉगवर्ट्स का टाइटल गिरवी रखकर दुनिया भर के फाइनेंशियल गेम में शामिल होने का प्लॉट बिल्कुल नहीं हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि उसके लूसिफेरियन खानदान ने डंबलडोर का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इसके उलट एलेना कास्लाना को डंबलडोर ने गंभीरता से नहीं लिया। यह कहना चाहिए कि डंबलडोर के उसे हॉगवर्ट्स में शामिल होने देने के अलावा
बाकी सभी प्लॉट बिल्कुल नहीं हुए। कार्लोस ने एक नॉवेल का पूरा प्लॉट बदल दिया। यह सोचकर कार्लोस ने प्यार से बेनिटेज के कंधे पर थपथपाया। बच्चे आखिरकार बड़े हो जाएंगे, हमें छोड़ देंगे और अपने रास्ते चले जाएंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि परिवार का मतलब खत्म हो जाएगा। बच्चे भागना चुन सकते हैं, लेकिन एक पेरेंट के तौर पर आपको आखिरी पल तक हमारे साथ रहने की पूरी कोशिश करनी होगी। थोड़ी देर रुकने के बाद कार्लोस ने धीरे से कहा, इसके अलावा मैंने आखिर में एलेना कास्लाना को रोते हुए देखा। क्या आपको सच में उसे पकड़कर दिलासा देने की जरूरत नहीं है? एलेना, तुम सच में रोई थीं? बेनिटेज के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपना सिर उठाया और आगे देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि लड़की गायब हो गई है। बेशक एक सीनियर जो हॉगवर्ट्स का सेकंड ईयर बनने वाला है, वह एक जूनियर लड़की को ऐसे ही देखता है। कार्लोस ने गंभीरता से सिर हिलाया। थैंक यू, सर। क्या आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं? मैं एलेना को परेशान नहीं करना चाहता, प्लीज। बेनिटेज ने सिर हिलाया और कार्लोस को इज्जत से सलाम करना चाहा। मैं एलेना को बता दूंगा, सर। मैं अपने क्लासमेट्स से मिलूंगा जो अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाद में मिलते हैं। कार्लोस ने सिर हिलाया, बेनिटेज से मुस्कुराते हुए कहा, और फिर क्यू झांग की तरफ चल दिया। बस इतना ही कहा जा सकता है कि बेनिटेज एलेना को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, और यह भी पूरी तरह भूल गया था कि यह खूबसूरत टाइम ट्रैवलर कितनी मुश्किल थी। कार्लोस गारंटी दे सकता है कि अगर वह खूबसूरत टाइम ट्रैवलर एलेना कास्लाना को पूरी तरह से अपना गुलाम मान भी ले, तो भी क्यू झांग और पेनेलो उसके धोखे में आकर अच्छी बहनें बन जाएंगी। बेनिटेज ने बेनिटेज की तरफ हाथ हिलाया, जो पीछे से उसे सलाम करती रही और धन्यवाद देती रही। क्यू झांग के पास गया और उसका हाथ खींच लिया, जिससे क्यू झांग के बाल एक पल में बिखर गए। क्यू झांग की चुलबुली शिकायतों के बीच कार्लोस ने क्यू झांग को एक दीवार में खींच लिया और गायब हो गया। हैरी पॉटर यह सब हैरानी से देख रहा था, क्योंकि उसे प्लेटफॉर्म 9 और 10वां बिल्कुल नहीं मिल रहा था, और जब उसने अपने आसपास सभी को उस काले बालों वाले लड़के को सलाम करते देखा जिससे वह 1 महीने पहले मिला था, उसे लगा कि उस काले बालों वाली सुंदरी के बारे में उसका वहम, जिसका नाम वह नहीं जानता था, पूरी तरह से टूट गया है। लेकिन जब कार्लोस ने क्यू झांग को दीवार के सहारे खींचा, तो हैरी पॉटर को लगभग लगा कि वह आत्महत्या कर रहा है। जब तक वे दोनों दीवार के सामने से गायब नहीं हो गए, तब तक हैरी पॉटर को होश नहीं आया। जैसे वह हताश हो, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और डर के मारे दीवार की ओर भागा। फिर उम्मीद के मुताबिक असर नहीं हुआ। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह पहले से ही प्लेटफॉर्म 9 और 3/4 पर था। लाल रंग की ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास रुकी और लोकोमोटिव से निकली भाप और धुआं फैलकर भीड़ के ऊपर मंडराने लगा। हैरी ने हैरानी से चारों ओर देखा और अपने जैसे कई छोटे जादूगर देखे जो उल्लू और बड़े सूटकेस लिए हुए थे, और कुछ बिल्लियां भी लिए हुए थे। हालांकि ये बच्चे बड़ों से घिरे हुए हैं।